हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10 मैथ है, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2022 में 100% पूछा जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है। तो जितना क्वेश्चंस बताया जाए आप उन सारे क्वेश्चंस को तैयार करके ही जाना। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। पहला प्रश्न अगर आप देखो, पहला प्रश्न तो यहां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ध्यान से समझना, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यहां ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि ए 14,35, ऑप्शन नंबर बी है 31,93, ऑप्शन नंबर सी है 18,25 एंड ऑप्शन नंबर डी है 32,62। तो अब आप लोगों को बताना है कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, इन चारों में से कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो ओनली 1 होता है, यानी कि अगर इसमें से किसी दोनों का एचसीएफ ओनली 1 हो तो वही हमारा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, यानी कि जोड़ा होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो हमारा है 18 और 25 जो है ना एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। नोट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है समीकरण x + 6 एंड x - 5 = 0 के मूल होंगे। आपको मूल बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 6,5, ऑप्शन नंबर बी है -5,6, ऑप्शन नंबर सी है -6,5, ऑप्शन नंबर डी है -5,6। तो इनके मूल क्या होंगे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि आप लोग इसे सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे मूल पूछे तो आप एक काम करना, तुरंत लगा के देख लेना। जैसे आपका x + 6 है, ठीक है, और एक आपका है x - 5, इसका मूल निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे यहां आप एक बार रखो, जो आपका x + 6 है बराबर 0, ठीक है। तो इससे आप बराबर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा x, जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, x बराबर आपको -6 मिलेगा। ये आपका एक मूल है, ठीक है, x का। अब एक बार आप रखो x - 5 बराबर 0, ठीक है। यहां अगर बात की जाए तो x बराबर हमें मिलेगा 5, यही हमारे दोनों मूल हैं x के। और यहां अगर मूल की बात की जाए तो यहां आपका जो मूल हो जाएगा, यहां आप लिख सकते हो, अतः जो हमारा समीकरण है, समीकरण के मूल, ठीक है, समीकरण के मूल क्या होंगे, एक तो हमें -6 मिला है, -6, और एक क्या मिला है 5, यानी कि 5 होगा। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो मतलब क्वेश्चन को लगाना सीखो, ठीक है, फिर आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आपका -6,5 जहां हो वो आपका सही है, ठीक है। तो यहां आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, आपका क्या है -6,5, तो यहां आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, तैयार करके ही जाना ये क्वेश्चन, ठीक है। लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। यहां आपको k का मान ज्ञात करना है और इनके जो मूल है वो समान है, ठीक है। तो यहां आप लोग के का मान कैसे ज्ञात करोगे, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर आपका सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लगा कर दिखा देता हूं कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए तो आप ऑप्शन ऑटोमेटिक बता दोगे इसमें से कौन सा सही है। तुक्का वहां बोर्ड एग्जाम में तुक्का मत लगाना, लगा के देख लेना आप आखिर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहां देखो, आपका यहां क्या दिया हुआ है, समीकरण है 3x² - 6x + k = 0। यहां से अगर a पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, a आपका है कितना, ये जो आपका x² का गुणांक है यही a है। v जो हमारा होगा वो x का गुणांक जो है -6, एंड c जो हमारा होगा वो क्या है, k है, ठीक है, ये k जो है। ओके, इतना समझ में आया। अब यहां अगर इतना समझ में आ गया, ए बी सी आपको पता चल गया, तो अब आप एक सूत्र लगाओ, यानी कि यहां विविक्तर, विविक्तर जो है आपका समान है, ठीक है, यानी कि जो आपका विविक्तर है, विविक्तर जो हमारा डी है, डी हमारा कितना है
शून्य है। ठीक है, यहाँ विविक्तर समान है। तो यहाँ अब आप लोग वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू शून्य लिख सकते हो। अब यहाँ आप वैल्यू रख दो, लाइक यहाँ हमारा v की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a की वैल्यू हमारी 3 है एंड c की वैल्यू क्या है, k बराबर 0। यहां से आप k की वैल्यू चुटकियों में निकाल सकते हो। यहां आप 6 का जब वर्ग करोगे तो ये 36 हो जाएगा और यहां आपका 4 कहीं 12 k हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ -12 के है और यहाँ आपका +36 है, इधर जाएगा -36 हो जाएगा। यहां से अगर k की वैल्यू दिखे जाए तो -36 बटे -12, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3, यानी कि k की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 3 आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ये आप k की वैल्यू बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ आपकी 3 हो गई। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि आपका गलत हो सकता है, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि हम लोगों ने इसे सॉल्व करके देखा है। ठीक है, यहाँ आप देखो एक क्वेश्चन नंबर 4, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग सॉल्व करके ही जाना। लिखा हुआ है संलग्न, संलग्न चित्र में आप देखो ध्यान से, यहाँ संलग्न चित्र में जो हमारा DE है, यहां देखो ये DE जो है ना, ये DE एंड समांतर है VC के, यानी कि VC के समांतर है। ठीक है, एंड ये जो आपका AD है, यहां देखो A एंड D, ठीक है, A एंड D आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मैंने लिख भी दिया है, ये 3 सेंटीमीटर। एंड VD हमारा कितना है, ये जो V एंड D है 4 सेंटीमीटर, देख सकते हो। एंड D एंड E, ये आपका D एंड E कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको VC की माप होगी, ये जो आपका VC है इसकी माप हमें ज्ञात करनी है। आपके पास ऑप्शन A है 6 सेंटीमीटर, V है 12 सेंटीमीटर, C है आपका 14 सेंटीमीटर, D है आपका 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना है और आप लोग चुटकियों में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाना। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका दिया क्या है, यहाँ आपका जो D, ध्यान से समझना, यहां आपका जो है D, ठीक है, D, ये D एंड E, ये समांतर किसके है, V एंड C के। ठीक है, V एंड C के ये समांतर है, इतना आपको समझ में आया। अब यहां आपको त्रिभुज AVC, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज AVC बड़ा वाला AVC, ठीक है, त्रिभुज AVC जो है वह आपका एक त्रिभुज है AD, ठीक है, ADE। अब आपका एक त्रिभुज है ADE, देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, ठीक है, तो ये ADE है, ये क्या है, समरूप है। ठीक है, क्या है, समरूप है। ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या है, समरूप है या समरूप होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है उनके जो रूप है ये बिल्कुल समान है। ठीक है, अगर ये समरूप है तो हम इसे एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझो क्या कह रहे हैं कि यहां जो हमारा AV होगा, AV ये वटे होगा AD के, ध्यान से समझना, यहां जो A एंड V होगा ये वटे होगा A एंड D के। पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज का देखा लिया, फिर ये इस त्रिभुज का। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, अब ये जो ये परपेंडिकुलर यानी कि समांतर जो है इनको लेंगे। ठीक है, यानी कि हमें यही तो ज्ञात करना है, तो अब हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये आप बराबर लिख सकते हो किसके, आपका VC के वटे आप DE के। अब VC यहां क्या है, ये V एंड C जिसे हमें ज्ञात करना है, एंड D एंड E। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू दी हुई है और आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हो। AV की वैल्यू कितनी दी हुई है, AV की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ A एंड V। AV की वैल्यू आपका है ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है, दोनों जोड़ दो। ठीक है, यानी कि यहां आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां आपका 4 है एंड यहाँ 3 है। ठीक है, सेंटीमीटर में है। और AD की वैल्यू तो आपको पता है A एंड D की वैल्यू 3 है, तो यहाँ आप 3 लिख दो। देखो अभी हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमें VC की वैल्यू ज्ञात करना है, DE की वैल्यू पता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमें VC तो ज्ञात ही करना है, ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ VC देखा जाए तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 3 7, 7 में 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 दूनी 6, अब यहां से अगर VC की वैल्यू बताई जाए तो यहाँ 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर है या फिर मीटर, देख लो सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां देखो सारी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यही हमारी जो वैल्यू है यही हमारा आंसर हो जाएगा VC का। बस
तो यहाँ आप 14 सेंटीमीटर जहां भी हो उसे टिक मार दो, आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ आपका 14 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग फोकस करो, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है बिंदु P जो है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखो यहां आपका एक बिंदु दिया हुआ है -6,8 और मूल बिंदु की दूरी आपको पता होगा कि आपका मूल बिंदु का आपका जो दूरी होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आपको दूरी ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 2√7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। तो अब आप इसे कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको यह पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि दूरी यानी कि डी का फार्मूला दूरी, ठीक है, डी आपका जो बराबर होता है वो बराबर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, ये आपको पता होगा। अब आप एक बात याद रखना, जो हमारा बिंदुओं है यानी कि बिंदुओं एक तो हमारा है -6,8 है, ठीक है, ये वाला, और एक आपकी मूल बिंदु की जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु की दूरी का निर्देशांक तथा आपका 0,0 होता है, ठीक है, के बीच की दूरी। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, के बीच की दूरी। अब हम दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहां से हमें ये पता चल गया कि ये हमारा क्या है x1 है, ये क्या है 0 वाला x2 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है, और ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए तभी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया, अब आप आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हो। x1 क्या है? x1 हमारा -6 है एंड x2 0 है, इसका वर्ग कर लो, प्लस y1 हमारा क्या है? y1 8 है एंड माइनस आपका y2 0 है, इसका वर्ग कर लो। ठीक है, इसका वर्ग करोगे तो फिर यहां देखो ध्यान से, यहां -6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और यहां आपका +8 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा कितना? आपका एक हो जाएगा 36 एंड एक हो जाए 8 टाइम 64, तो ये आपका हो जाएगा रूट में आपका जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा और 9 1 10 100। ठीक है, 100 रूट हो जाएगा और रूट 100 का जो वैल्यू होता है वो 10 इकाई होता है, 10 इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो काफी आसान होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तब। ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपका त्रिकोणमिति का है 2 tan 30 डिग्री एंड बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब इसकी अगर आप वैल्यू रख के आप इसे सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा, बहुत आसान है। यहां से sin 60 डिग्री, v है cos 60 डिग्री, c है tan 60 डिग्री एंड d है sin 30 डिग्री। तो अगर आपको नहीं पता तो आप फटाक से इसकी वैल्यू रखो, फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री एंड बटे में आपका 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब आप इनकी वैल्यू रख दो, लाइक इस वैल्यू तो आपको पता ही होगा। देखो यहां आप 2 करो और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू मैं पूछ रहा हूं, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो 1/√3 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? 1/√3 एंड बटे में लगाओ यहां 1 प्लस आपका हो जाएगा एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां आपका 2 में मल्टीप्लाई होगा, ये 2 में 1 से, और ये आपका √3 है। ठीक है, और ये आपका जब खुलेगा ब्रैकेट तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। ओके, अब एक बार और देखो, यहां से 2/√3 ऐसा ही रहेगा और यहां से आपका देखो ये जो हो जाएगा ना 3 एकम 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3। अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करा दो, बाहर का बाहर से कराना है, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई कराना है। यानी कि यहां कहने का मतलब है 2√3 आप ऐसा लिख दो। ठीक है, अब इसका आपको मल्टीप्लाई 3 का ऊपर से कराना है, 4 का नीचे से कराना है। यहां आपका 2 एकम 2, 2 दूनाई 4। ठीक है, और यहां से एक रूट से एक रूट कट जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा क्योंकि 2√3 से मिलकर आपका 3 बनता है। तो यहां देखो आपका 3 को मैंने एक रूट से काट दिया तो अभी भी एक रूट बचा है, तो यहां से आपकी जो वैल्यू होगा √3/2, ये हमारा हो जाएगा √3/2। अब आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 डिग्री की।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहां भी साइन 60 डिग्री हो आप सही मार दो, साइन 60 डिग्री। तो ये आप देख सकते हो यहाँ हमारा साइन 60 डिग्री है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपका क्वेश्चन लग गया। काफी आसान होता है, आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाकर सीखो, ठीक है। यहां आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाली वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो फिर आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 64√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसे जब सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करके सीखते हैं, और सारे क्वेश्चंस आप नोट करो और इसको आप बार बार रिवीजन करो ये सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको भी सीखते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहां सबसे पहले आप लिखो क्या दिया हुआ है। आपको दिया है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां आप लिख दो वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां जो हमारा वृत्त का व्यास होगा वो क्या होगा, अब ध्यान से समझना। जो हमारा अब यहां अगर इसी वृत्त की हम लोग व्यास की बात करें, अगर हम यहां त्रिज्या पता है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। अब अगर आपकी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो वृत्त का व्यास आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप लिख सकते हो 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या की 2 गुनी, यानी कि 8 है, यानी कि 2 इंटू 8 इंटू आपका यह हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमारी हो जाएगी इसकी वृत्त की व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास। अब एक बात याद रखना, ठीक है, वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा गया है, तो यहां आपका जो वर्ग होगा ना, ध्यान से समझना, वर्ग का विकर्ण, ध्यान से समझो, वर्ग का विकर्ण, ये जो आपका वृत्त के अंतर्गत व्यास खींचा गया है, देख सकते हो वृत्त के अंतर्गत व्यास। तो यहां जो वर्ग का विकर्ण होगा वो बराबर होगा आपका किसके, वर्ग का विकर्ण जो होगा वो बराबर होगा वृत्त के व्यास का, वृत्त का व्यास। बस थोड़ा सा पॉइंट है इसमें, यही समझना था कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। देखो यहां आपका वृत्त का व्यास दिया हुआ है, जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग का विकर्ण भी होगा, ठीक है, समझ में आया। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा आपको वर्ग का विकर्ण। क्या है, वर्ग का जो विकर्ण है इसका आप वर्ग कर लो, वटे में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण आप वर्ग करो फिर इसका 2, यानी कि आपका वर्ग का विकर्ण है, यानी कि 16 है, 16 का वर्ग कर लो और वटे में आपका 2, 16 का वर्ग होगा 256 और ये 2, आप इसे जब कट करोगे तो आपका हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ये फार्मूला याद हो, बस आपका पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। 128 सेंटीमीटर आपका सही है, यानी कि 128 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। सम संख्याओं का पूछ रहा है, तो ध्यान से समझना। यहां आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6, बी है 8, सी है 10 एंड डी है 12। तो फिर बहुत आसान है, समांतर माध्य जो है ना, यहां आपका मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है। चलो फिर हम लिख देते हैं समांतर माध्य 1 से 15 के बीच में और सम संख्याओं का। तो सम संख्या आपकी कौन कौन सी है, 2 से स्टार्ट करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, बस। तो 7 है, तो 7 बार इसे आप 7 से भाग दे दो। अब इसे जब आप जोड़ोगे, ये इतना ऊपर वाला 2 से लेकर 14 तक, तो ये आपका हो जाएगा 56, ठीक है। जोड़ के देख लेना, 56 हो जाएगा। 56 का जब आप 7 करोगे तो 60 अथ 56, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8। इसका जो समांतर माध्य होगा ना वो 8 आएगा, तो ये हमारा 8 आंसर हो गया,
तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझा दिया। आई होप कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग देखेंगे जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो, ठीक है, और जिनका गुणनफल 182 हो। जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो फिर ये क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे? सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना एक संख्या x है, ठीक है, माना हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा, पहले आप एक संख्या मानो ना, तो माना जो हमारा एक संख्या क्या है? x है। एक संख्या हमारा क्या है? x है। चलो ये आपको पता चल गया। अगर एक संख्या x है तो यहां यह भी बताया गया है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो एक संख्या अगर x है तो आप लोगों को यह पता होगा, चूंकि जो दूसरी संख्या होगी, अगर दोनों का योग 27 है तो हम 27 में से एक संख्या को घटा दे तो हमारा हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो x मैंने पहली संख्या को माना और इन दोनों का योग 27 है, तो 27 में से एक संख्या को घटा दिया जाए तो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब तब संख्याओं का गुणनफल, अब आपको संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, अब यहां देखो, फिर यहां की पूछ रहा है जिनका योग 27 है और इनका गुणनफल 182 है। अब पहले हम क्या करेंगे, तब जो संख्या है या फिर संख्याओं का गुणनफल, अब हम इनका गुणनफल करेंगे। ध्यान से समझना, गुणनफल में क्या है? गुणनफल में आप x जो आपकी पहली संख्या है और 27 माइनस x जो हमारी दूसरी संख्या है, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट यहां आपको एक बात और कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है। तो इसी चीज को, जैसे आपका ये ध्यान से समझना, ये आपकी 182 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहां 182 हमारा हो गया, ठीक है, इसका जो तब संख्याओं का गुणनफल 182, और ये हमारा है 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी को आप इस साइड में पक्षांतर कर लो, इसी साइड में, ठीक है, इस साइड में। तो ये आपका एक्स स्क्वायर को आगे कर लो, इधर आपका प्लस माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 27x आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। और ये आपका ऑलरेडी इधर है तो 182 आपका, और इधर आप बराबर 0 कर लो। बस ये है आपका पक्षांतर से, जो कि मैंने पक्षांतर किया है, बगल में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां आप लिख दो पक्षांतर से, ठीक है, पक्षांतर किया गया है। तो ये आपका एक समीकरण बन चुका है, देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आपको ये करना है, जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो यहां अब आप लोग देखो कि आपका जो होगा ना, वो आप 14 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा 13, ठीक है। 14 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, गुणा करोगे तो आपका 182 हो जाएगा। यही आपका फैक्टर बन गया, ठीक है। अब यहां आप एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड ये आपका प्लस माइनस माइनस 13x एंड प्लस 182 बराबर 0। यहां से आप x कॉमन ले लो तो यहां से x माइनस 14 बचेगा, और यहां से आप माइनस 13 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप माइनस 13 कॉमन ले लो तो यहां आपका x माइनस आपका 14 बचेगा बराबर 0। ये आपको एक बात बता दें कि ये जो ब्रैकेट है इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो एक तो हमारा क्या हो गया, एक हो गया x माइनस 14, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लेना है, इन दोनों में से, और एक हमारा जो x है और माइनस 13 है, ये हो गया बराबर 0। अब आप एक बार x माइनस 14 बराबर 0 करोगे तो यहां से x बराबर आपकी एक वैल्यू तो 14 आएगी, एक संख्या आपकी 14 आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप दूसरी संख्या की बात की जाए x माइनस 13 बराबर 0, तो यहां से x बराबर हमारा 13 आएगा, यानी कि 13 आएगा। बस यही दोनों तो हमारी संख्याएं हैं। पहली संख्या आप 14 अथवा 13 मान सकते हो, चाहे आप इसे पहली संख्या मान लो, चाहे आप इसे पहली संख्या मान लो, चाहे जिससे मान सकते हो, इसको दूसरी संख्या, इसको दूसरी संख्या, ठीक है।
तो यही हमारी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ जो फैक्टर कह रहा था जिनका योग 27 है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 14 और 13 को, तो ये 7 और 2 27 हो जाएगा, गुणा करोगे 182 हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि हमारी जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या है, यहां मैंने लिख भी दिया है, अगर पहली संख्या आप 14 मानोगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, और अगर आप पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, चाहे आप पहली मानो या फिर दूसरी मानो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, याद करके जाना, मतलब आप इसे रिवीजन करके जाना, क्योंकि ये जो है NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, और हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, ठीक है। यहां क्वेश्चन पूछ क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, जो समुद्र तल है, एक नीचे समुद्र तल है, तो उससे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, ठीक है, लाइट हाउस के शिखर। तो यहां आप लोगों को लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, जो नीचे आपका समुद्र तल है, उसमें दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण एक का है 30 डिग्री और दूसरे का है 45 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहां जो आपका है, ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, ठीक है, जैसे एक जहाज है, दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपको दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जैसे एक जहाज यहां है तो दूसरी जहाज यहां है, तो इनकी बीच की दूरी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दो सिंपल सी लाइन खींचना है, जो कि मैं आपको बताता हूं कैसे खींचना है। ये आपको दो सिंपल सी लाइन खींचना है। एक जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है ना, ये वाला, ये आपका जो है, ये क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये क्या है? ये आपका 75 मीटर ऊंचा आपका लाइट हाउस है, ठीक है, 75 m यानी कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। अब यहां हमारा जो अवनमन कोण है वो कितना है? अवनमन कोण जो बनाता है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री। लेकिन ये अवनमन कोण जो है ना, इसको बनाने से पहले आपको एक मतलब लाइन खींचना होगा, जो कि आपका डॉट लाइन, ठीक है। ये मैंने डॉट लाइन खींच दिया, ठीक है। अब आपको ऊपर से नीचे मिलाना है। जैसे यहां एक बिंदु समझ लो, यहां से आप यहां मिला लो और दूसरा आप यहां मिला लो, जैसे दोनों अवनमन कोण हो जाए, ठीक है। तो आप एक लाइन आप यहां से इसे ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। एक हमारा लाइन यहां मिल गया और दूसरी लाइन आप लोग इसी लाइन को, ठीक है, यहां से आप इसे ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। ये दोनों हमारे लाइन हो गए, ओके। यहां से आपको समझ में आया। अब यहां हमारा एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, यहां ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है पूरा, ये वाला एंगल पूरा जो हमारा है, ये वाला, ये है 45 डिग्री, ठीक है। आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां अब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि ये अब ऐसे देखो, ये आपका कौन सा जेड का आकार बना रहा है, यानी कि एकांतर कोण बना रहा है। तो ये 30 डिग्री है, तो एक बात पता होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जेड का आकार बना रहा है। और तो ये आपका जो 45 डिग्री हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। मैं सभी का नाम दे देता हूं, जैसे ये आपका है P, यहां आपका 90 डिग्री का बनेगा, ये है P, ठीक है, एंड ये है Q। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर इसे मैं A नाम दे देता हूं और इसे मैं V नाम दे देता हूं। ये दोनों जहाज है A और V, और इनकी बीच की दूरी D मैं नाम दे देता हूं। कितना? D, स्मॉल d, ठीक है, डिस्टेंस मतलब d। ये आपका फिगर है, बहुत आसान सा मैंने फिगर बनाया है, बहुत सिंपल सा फिगर कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। तो फिर आपको यहाँ मैंने कुछ लिखा है, ये लिख देना कि एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आए और समझे कि बच्चे ने पढ़ाई की है अच्छे से। कि माना समुद्री जहाज़ों की दो स्थितियाँ A व B, जो समुद्री जहाज की दो स्थितियां हैं A व V हैं, तथा दोनों की बीच की दूरी D है, और यहाँ AV इक्वल टू D, इसको मैंने AV इक्वल टू D, और हमें यही दूरी ज्ञात करना है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ मैंने लिख दिया है, माना प्रेक्षक जो हाउस है PQ के शिखर, ठीक है, Q पर दिया है, ठीक है, और दिया जो है वो PQ बराबर 75 मीटर, ये PQ बराबर हमारा 75 मीटर दिया हुआ है, तथा आपका Q से A तथा V का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बस इतना आपको लिखना है। अब आपका सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन आपको केवल क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है। मैं सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, यानी कि आपका ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा त्रिभुज है Q
पी वी, ठीक है, क्यू पी बी, यानी कि आपको यहां लिखना है त्रिभुज क्यू पी वी में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू वी में। अब यहां अगर आप tan थीटा लगाओगे, यानी कि tan आपका कितना है, यहां tan 45 डिग्री है, ये देख सकते हो। तो यहां आप लोग tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री है, इक्वल टू आपका tan क्या होता है, tan को मैंने बताया LL बटे के, लाल बटे का, यहाँ से लंब बटे आधार हमारा tan हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक है, याद रखना, लंब हमारा ये 75 है, यानी कि Q और P ये हमारा लंब है, Q एंड P, और आधार हमारा कितना है, आधार देख सकते हो ये, ठीक है, P एंड V, ठीक है, या VP कुछ भी कह सकते हो, V एंड P। अब यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये इतना पता होना चाहिए। एंड Q एंड P हमारा 75 दिया हुआ है, यानी कि 75, एंड यहां से आपका V एंड P, ठीक है, V एंड P अगर यहां से क्रॉस करा लोगे तो यहां से V एंड P की वैल्यू जो आएगी वो 75 मीटर आएगी। कितना आएगा, 75 मीटर। बस इतना आप याद रखो कि हमें VP की वैल्यू कितनी मिली है, 75 मीटर, ये वाला, ठीक है, इतना आपको पता चल गया यहां से ये वाली दूरी। अब हमें बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। यहां अब हम लोग लेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, आपका पूरा क्यू पी ए, ठीक है, क्यू पी ए, यानी कि क्यू पी ए में। अब यहां अगर बात की जाए तो यहां एंगल जो बनना है वो 30 डिग्री का बनना है, ये वाला, ठीक है, 30 डिग्री का। अब यहां आप tan 30 डिग्री रखो, यानी कि यहां वैल्यू से ये अब हमें रखना पड़ेगा tan 30 डिग्री, और यहां लंब क्या है, लंब तो वही है जो हमारा था क्यू पी, ठीक है, क्यू एंड पी, और आधार क्या है, ए एंड पी है, ए पी। अब आधार ए पी हो गया तो इनके और इनके बीच की दूरी मैंने डी मान लिया, और यहां से हमें ये क्या मिला, अब डी एंड प्लस मैंने कर दिया बीपी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू होती है 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू, और इसकी जो आपका क्यू पी है, क्यू एंड पी ये हमारा 75 है, ये तो आपको दिया है, एंड ए पी को मैं लिख सकता हूँ, ए पी को मैं लिख सकता हूँ, ये डी हमारा है आधा, एंड ये जो हमारा है ये आपका वी पी मैंने लिख दिया, V एंड P, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो ऐसे, यानी कि यहां से D प्लस V एंड P बराबर हो जाएगा 75√3, ठीक है। यहां से आपको VP की वैल्यू पता है, ये देख सकते हो, यहां से आपका VP की वैल्यू भी पता है, 75 है, तो यहां आप VP की वैल्यू भी रख सकते हो, यहाँ D, ठीक है, यहाँ आप VP की वैल्यू रख दो, D एंड प्लस हमारा 75 ये भी है, बराबर ये भी 75√3 है, ठीक है। अब यहां आप d बराबर लिख सकते हो 75√3, एंड इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा 75 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से d बराबर आप लिख सकते हो, यहां से मैं 75 कॉमन ले लेता हूं, और यहां से √3 और यहां -1 आ जाएगा, ठीक है, √3 - 1। अब बगल में थोड़ा सा देखिए, मैं आपको समझाता हूं, बस आपका आंसर आ गया, यहीं पर आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं, ठीक है। यहां से d बराबर आपका 75 है, 75 ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, एंड यहां से √3 की वैल्यू जो होती है वो होता है कितना, 1.732, एंड यहां से -1, यहां से आप d बराबर 75 गुणे, आप यहां से माइनस करोगे तो यहां से 1 घट जाएगा, तो ये 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 732। अब यहां से d बराबर अगर बात की जाए, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, जो आपका 75 है इंटू 0 पॉइंट आपका 732, तो आपका हो जाएगा 54.9 मीटर। तो यही है दोनों के जहाजों के बीच की दूरी, 54.9 मीटर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जो हमारा दो जहाजों के बीच की दूरी 54.9 मीटर हो जाएगा, यहाँ हमारा 54.9 मीटर। तो ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट कर दो किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।